एक मिस्टीरियस फैमिली और उनके क्रीपी पास्ट और कुछ स्पेशल पावर्स। तो सीरीज की शुरुआत होती है एक फैमिली को दिखाते हुए जहां वाइफ का नाम यंगसू और हस्बैंड का नाम क्लोई है। और इन दोनों के ट्विंस बच्चे हैं जिसमें से लड़के का नाम जी हॉन है और लड़की का नाम जी हू है। और साथ ही उनके ग्रैंडपा जिनका नाम गैंगसुंग है। यह लोग कार से यंगसू के पुराने शहर जा रहे थे और कार के रेडियो में न्यूज़ चल रही थी जिसमें एक सीरियल किलर के बारे में बताया जा रहा था जिसका नाम डूम वेल्पर रखा गया था। यह सीरियल किलर 9 मर्डर कर चुका है और अभी तक पकड़ा नहीं गया है, तो पुलिस इस टाउन के सभी सिटीजन्स को वार्न कर रही थी। लेकिन यंगसू न्यूज़ पर नहीं बल्कि अपने बच्चों पर ध्यान दे रही थी क्योंकि ये लोग अब एक नए स्कूल में जाएंगे और यहाँ यंगसू उन्हें ठीक से बिहेव करने के लिए कहती है। फिर हम पुलिस स्टेशन को देखते हैं जहाँ एक नया मिसिंग केस आया था। एक 27 साल की लड़की यूजिन मिसिंग है और सीसीटीवी में उसका लास्ट लोकेशन कमसुन रोड रेल में देखा गया था जहाँ एक सस्पिशियस आदमी उसका पीछा कर रहा था। अब यूजिन की मदर को शक होता है कि यूजिन किसी मुश्किल में है, मगर अभी तक 24 घंटे नहीं हुए थे, इसलिए पुलिस डिटेक्टिव इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। और उनमें से एक डिटेक्टिव जिसका नाम मैन यूंग है, उसको लगता है कि शायद यूजिन कहीं भाग गई होगी। मगर एक दूसरा डिटेक्टिव जिसका नाम कैंग जुंग है उसका शक डोंगवेल्पर पे जाता है। इसके बाद हम यंगसू की फैमिली को देखते हैं जहाँ जियोन और जीवू स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वही उसके ग्रैंडपा जीवू को समझाते हैं कि वह कभी लड़ाई की शुरुआत नहीं करेगी। फिर यंगसू जियोन को रोकती है और उसको लैपटॉप दिलाने को कहती है कि अगर वह स्कूल में जीवू पर नज़र रखेगा, क्योंकि यंगसू नहीं चाहती थी कि यह दोनों स्कूल में जाकर कुछ गलत करे, जिस पर जीहोन हामी भर देता है। फिर यही बात यंगसू जीवू को भी कहती है, मगर जीवू उसकी बात काट देती है और कहती है कि वह उसकी असली माँ नहीं है, तो यह ढोंग ना करे। फिर हमें पता चलता है कि जीवू को अपनी माँ से नहीं बनती है। अब इन दोनों को स्कूल जाने के बाद कैंगसुंग यानी ग्रैंडपा यंगसू को समझाता है कि उन्हें इतने टाइम के बाद अपने टाउन में वापस नहीं आना चाहिए था। और इनकी बातों से यह भी पता चलता है कि इनकी फैमिली बार बार अपने टाउन बदलती रहती है और इंटरनेट पे भी कहीं पर भी अकाउंट नहीं है इनका, ताकि कोई इन्हें टैग ना कर सके। और गैंगसुंग समझाता है कि उन्हें बच्चों को अपनी फैमिली का सीक्रेट बता देना चाहिए। फिर कहानी 1966 के फ्लैशबैक में जाती है जहाँ मिस्टीरियस औरत एक बच्चे के ग्रुप को स्पेशल ट्रेनिंग दे रही थी। वह उन बच्चों को डराती है और कहती है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़ चुके हैं और अब तुम्हारी यही फैमिली है। अगर वो बच्चे यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे तो मारे जाएंगे। अब इन सभी बच्चों में से एक हम बच्ची को देखते हैं जिसके गर्दन के नीचे रोमन अंक में 10 लिखा हुआ था। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ स्कूल जाते हुए जियोन को एक क्यूटाई नाम का लड़का मिलता है। क्यूटाई एक बुली लड़का है, वह जियो को मिलते ही चिढ़ाने लगता है। वही दूसरी तरफ यंगसू और क्लोई अपने हॉस्पिटल में आते हैं और क्लोई यंगसू को बताता है कि जो इनका लैंडलॉर्ड है, पास्टर मतलब कि चर्च का फादर, वो उनके पास आज अपने डॉग्स का ट्रीटमेंट के लिए आने वाला है। वही फादर यून आता है और अपने डॉग्स को यंगसू को दिखाता है क्योंकि इस बेल्जियन शेफर्ड ने अचानक से लोगों को काटना शुरू कर दिया था। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं स्कूल में जियोन को कुछ स्टूडेंट्स पकड़े हुए थे और वह उनमें से एक को बहुत बुरी तरह से काट लेता है जो कि क्यूटाई का ही फेलो था। और यह सब जियोन को बुली कर रहे थे, जिस पर अब क्यूटाई अपने दोस्तों को छुड़वाकर जियोन को धमकाकर वहां से चला जाता है। और तभी एक लड़की क्वान मीन इनको देख लेती है। अब जियोन इन लोगों के जाने के बाद कराटे की प्रैक्टिस करने लगता है। इसके बाद फिर वह वेट क्लिनिक दिखाते हैं जहां फादर को किसी मेंबर के मिसिंग होने का पता चलता है, तो वो अपने डॉग्स को क्लिनिक में छोड़कर चर्च चला जाता है। वापस स्कूल में दिखाते हैं जहां क्यूटाई अब जीवू के पास आ जाता है और वह डेस्क पर सर रखकर सो रही थी, तो क्यूटाई उसकी फोटोज क्लिक कर लेता है और उसके पुराने मॉडल के फ़ोन रखने पर चिढ़ाता है। तो जीवू अपने फ़ोटो डिलीट करने के लिए कहती है, मगर क्यूटाई और बदतमीजी करता है और कहता है कि उसके भाई जियोन के बारे में बहुत रूमर्स है कि वो पहले जिस स्कूल में था उसने वहाँ पे किसी को मारा था और उसे उस स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था। तभी स्टूडेंट का प्रेसिडेंट वहाँ आता है और क्यूटाई को भगा देता है। अब इन दोनों डिटेक्टिव को देखते हैं जहाँ कैंगजुंग उसी जगह पे जाता है जहाँ यूजिन सीसीटीवी में दिख रही थी और फिर वहाँ उसे एक नेल फाइबर मिलता है। कैंगसुंग को यकीन हो जाता है कि यह डोम वेल्फेयर का ही काम है। दूसरी तरफ हम दूसरे डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि विक्टिम के घर जाता है, मतलब यूजिन के घर, और यूजिन के घर उसको कुछ नहीं मिलता है। उसे पता चलता है कि यूजिन का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मतलब कि इसके चांसेस कम है कि वह कहीं भागी होगी। अब कैंगसुंग कमिश्नर से बात करता है जहाँ सीसीटीवी में यूजिन का पीछा करने वाला डोम वेल्पर है और वह हमेशा अंडर डेवलपमेंट एरियाज में शिकार करता है, तभी उसका नाम डोम वेल्पर रखा गया है। मगर कमिश्नर कैंगसिंग की बात को सीरियसली नहीं लेता है और कहता है कि वह डोम वेल्पर से ऑब्सेस्ड है।
फिर हम क्लोई को देखते हैं जिसने पिंजरे में किसी को कैद करके रखा हुआ है। वही नेक्स्ट सीन में हम क्लास में देखते हैं जहाँ क्लास खत्म होने के बाद क्यूटाई जीवू के पास आता है और उसको फोटो एडिट करके दिखाता है और उसको ब्लैकमेल करके एक जगह मिलने के लिए बुलाता है। और यह सब क्वान मैन देख रही थी, और यानी वही लड़की जिसने क्यूटाई को जियोन को बुली करते हुए देखा था। तो क्वान मैन जियोन का पीछा करती है और उसको बताती है कि उसकी बहन बहुत बड़ी मुश्किल में है। वही दूसरी तरफ जियो अकेली क्यूटाई और उसके साथियों से मिलने जाती है। क्यूटाई और भी एडिट फोटोज दिखाता है जिसमें जीवू उसको कहती है कि ये फोटोज डिलीट कर दो, मगर क्यूटाई कहता है कि वह इन फोटोज को वायरल कर देगा और बाकी लोग जियो की तरह नहीं है बल्कि सब सोशल मीडिया यूज करते हैं। अब जियो कहती है कि वह अपने ग्रैंडपा से किया हुआ प्रॉमिस नहीं रख पाएगी। फिर वो वापस सीन क्वान मीन पे शिफ्ट होता है जहाँ जियोन कहता है कि उसकी बहन नहीं बल्कि वह लोग मुश्किल में है। अब क्वान मीन अपने बारे में बताती है कि क्यूटाई ने उसके साथ भी वही सब हरकत की थी। ये लड़की की नॉर्मल फोटोज को क्लिक करके उन्हें फोटोशॉप से गंदी बना देता है, फिर ब्लैकमेल करके रियल गंदी फोटोज क्लिक करता है और ऑनलाइन वीडियोस बनाकर सेल कर देता है और कभी कभी लड़कियों को बूढ़े के पास भी भेजता है। जियोन यह सब सुनकर क्वीन मीन के साथ उसी जगह के लिए निकल जाता है जहाँ जीवू है। जीवू को क्यूटाई धमकाकर एक थप्पड़ मारता है तो जीवू उसको जोर से लात मारती है और वह बेहोश हो जाता है। अब एक साथी की उंगली भी तोड़ देती है वो, जिससे बाकी लड़के डर के भाग जाते हैं। अब जियोन भी वहां आ जाता है, जीवू को सब बताता है और कहता है कि इतने चीफ लड़की का इलाज तो उसकी मॉमी कर सकती हैं। अब क्लोई और यंगशु डॉग का ट्रीटमेंट कर रहे थे, तभी जियू व्हील चेयर पे बेहोश क्यूटाई को लेके आती है और जियू पूरी फैमिली को सब कुछ बताती है और उन्हें कहती है कि इसकी इतनी विक्टिम्स हैं और उनके खातिर क्यूटाई को सबक सिखाना चाहिए। तभी उस पिंजरे का पर्दा गिरता है जहाँ एक आदमी बंधा हुआ था। वह आदमी वही होता है जिसकी कार से पहले सीन में एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट के बाद वह आदमी यंगसू को गालियां देने लगता है, तब क्लोई इसको थप्पड़ मार देता है और वह आदमी बेहोश हो जाता है। फिर इनको जबरदस्ती उसको अपने घर लाना पड़ता है। अब जियोन अपने मॉम को क्यूटाई को पनिश करने के लिए कहता है, जिसपे हमें पता चलता है कि जियोन को अपनी माँ का कोई सीक्रेट पता है और वह पहले भी देख चुका है। फिर यंगसू कैमरा सेट करती है और क्यूटाई को स्ट्रेचर पे लेटाकर बांध देती है। फिर यंगसू अपने बच्चों को फोकस से सब कुछ देखने के लिए कहती है। क्यूटाई को भी होश में लाकर कहती है कि वह टेंशन ले, क्योंकि अब यंगसू क्यूटाई का 1 किलो गोश्त काटने वाली है ताकि उसको अपनी सारी विक्टिम्स की तरह यह पेन हमेशा याद रहे। अब क्यूटाई चिल्लाने लगता है मगर यंगशु उसके मुंह में कपड़ा ठूस देती है। अब यंगशु उसकी थाई पर एक सर्कल बनाती है और बताती है कि यहाँ से गोश्त काटने पे वो मरेगा नहीं। जीवन यह सब बहुत शौक से देख रहा था, जबकि जीवू को काफी डिस्टरबेंस हो रही थी और यंगशु उसके पैर काटना शुरू कर देती है। तभी फ्लैशबैक होता है जहाँ पे वो नंबर 10 वाली लड़की अब टीनेज गर्ल बन चुकी है और वह उस ट्रेनिंग के दौरान वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं और वहाँ पर वही लेडी आती है और कहती है कि भागने का बहुत बुरा नतीजा होता है। फिर जहाँ इस औरत का नाम एहन है, फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पे यंगशु क्यूटाई का गोश्त काट कर उसे वजन करती है तो उसमें 300 ग्राम कम होता है। क्यूटाई बहुत ही बुरी तरह से चीखता है और कहता है कि वह उसका गोश्त ना काटे क्योंकि लड़कियों को ब्लैकमेल करने और बेचने के पीछे क्लास प्रेसिडेंट है, मतलब क्यूटाई और स्टूडेंट प्रेसिडेंट के साथ काम करता है। वही दूसरी तरफ हम उस मासूम दिखने वाले क्लास प्रेसिडेंट को देखते हैं जो सिटी ऑफिशियल नाम की वेबसाइट पर लड़कियों को फोटोज एडिट करके डाल रहा होता है। यह सब सुनकर यंगशु क्यूटाई की स्किन को वापस सीने को कहती है, जिसपे क्यूटाई डर के बेहोश हो जाता है और यह सब कुछ उस पिंजरे वाला बंदा देख रहा होता है और चुपके से अपने स्मार्ट वॉच में सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। जियोन क्यूटाई को टॉर्चर होता देखकर एंजॉय कर रहा होता है, मगर जियू बहुत बुरा फील कर रही थी। वो वहाँ से चली जाती है। अब क्यूटाई के डैड को देखते हैं जो कि चर्च के डीकन हैं और वह क्यूटाई के बुली गैंग का एक लड़का डीकन को बताता है कि क्यूटाई को एक लड़की ने आज स्कूल में मारा था, जिससे डीकन को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। उसका स्ट्रांग बुली बेटा एक लड़की से पिटकर आ गया और डीकन क्यूटाई को फोन करता है मगर क्यूटाई का फोन ऑफ होता है। जियू परेशान होती है तो ग्रैंडपा उसे समझाते हैं कि वो इसके बारे में ना सोचे। यंगसू को नहाते हुए देखते हैं जहाँ पे उसके गर्दन के नीचे नंबर 10 लिखा हुआ था, मतलब कि यह वही बच्ची थी जो ट्रेनिंग से भागने वाली थी। अब यंगशु क्लोई को बताती है कि जियोन आज टॉर्चर देखकर स्माइल कर रहा था और उसके रिएक्शन को देखकर वो परेशान हो रही थी। जियोन रात में
वेंट क्लिनिक में आकर क्यूटाई को बना हुआ दिखता है और हॉस्टेस को देखकर भी स्माइल करता है। अब पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव को दिखते हैं जो सीसीटीवी फुटेज से वह व्हीकल्स ढूंढना चाह रहे थे जिसमें डूमवेल्पर यूजिन कोई लाश को लेकर आया होगा। नेक्स्ट डे डिकन को देखते हैं जिसके आदमी अभी तक क्यूटाई को ढूंढ नहीं पाए थे। अब यंगशु क्यूटाई को व्हील चेयर पर लेकर आती है और क्यूटाई डिकन को देखकर रोने लगता है और बताता है कि उसके थाइस पर 1 किलो गोश्त काट कर निकाल गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि डिकन को वह सब फेक लगता है क्योंकि वो उसके थाइस पर देखता है तो उस पर कोई भी निशान नहीं होता है। दूसरी तरफ हम क्लोई को देखते हैं जो अपने बच्चों को बैठाकर रिकॉर्डिंग दिखा रहा होता है कल का। अब इस रिकॉर्डिंग में यंगशु क्यूटाई को कहीं भी नहीं काटती है और कोई भी टॉर्चर नहीं करती है, मतलब कि यह सब सिर्फ हिप्नोटाइज था। क्लोई बताता है कि यह एक एडवांस टेक्निक है जिससे ब्रेन हैकिंग कहते हैं और यह सिर्फ यंगशु ही कर सकती है। वह किसी के भी दिमाग में कुछ भी यादें बना सकती है और मिटा सकती है और पेन भी फील करवा सकती है, जिस पर दोनों बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं। अब डिकन की तरफ सीन शिफ्ट होता है जहां यंगशु बताती है कि कल रात उसने क्यूटाई को घर पर इनवाइट किया था ताकि क्यूटाई और जियोन की लड़ाई खत्म करवा सके और क्यूटाई रात में वही रुक गया था, मगर क्यूटाई ने कल एक बेड पर ही वो कर दिया था। यह सब सुनकर डिकन को क्यूटाई पे शर्म आती है कि वह कितना लैम है। यंगशु कहती है कि शायद क्यूटाई को अटैचमेंट डिसऑर्डर है इसलिए वह अजीब बातें कर रहा है। वही दूसरी तरफ क्लोई के घर को देखते हैं जहां क्लोई अभी दोनों बच्चों को समझा रहा होता है तो ग्रैंडपा कहते हैं कि एक साथ तुम इन दोनों बच्चों को सब कुछ नहीं समझा सकते। तभी यंगशु वापस आती है और वह दोनों ट्विंस को स्कूल जाने के लिए कहती है। रास्ते में दोनों ट्विंस डिस्कस करते हैं जहां जियोन बताता है कि वह अपने मॉम की इस पावर्स को पहले भी देख चुका है। जब बचपन में इनका एक पड़ोसी अपने वाइफ को तंग करता था तो इनकी मॉम ने उसे मार डाला था। फिर हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो सभी जगह के सीसीटीवी कैमरा को नोट कर रहे थे। फिर हम चर्च के पादरी को देखते हैं जो सिस्टर ओ से कहता है कि इनके चर्च के मेंबर के वापस मिलने से इन्हें बहुत खुशी है। तभी डिकन आके बताता है कि क्यूटाई घर वापस आ गया है मगर वो बीमार है। अब फादरी बताता है कि वह वेंट क्लिनिक जा रहा है अपने डॉग को लेने, जिससे डिकन को समझ आ जाता है कि यह दोनों यंगशु के घर जा रहे हैं क्योंकि वही टाउन एक नया एनिमल क्लिनिक खुला है। अब फादर और सिस्टर वेंट क्लिनिक आते हैं जहां यंगशु फादर को बताती है कि उनका डॉग बीमार नहीं है बल्कि वो जख्मी है और उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मगर सिस्टर ओ स्ट्रेंज बिहेव करती है और क्लिनिक के अंदर उस पिंजरे के पास चली जाती है क्योंकि डिकन ने उसको बताया था कि क्यूटाई इनके घर पर एक हॉस्टेज को देखा था। अब सिस्टर पिंजरे का कपड़ा हटाती है मगर पिंजरा खाली होता है। फिर फादरी और सिस्टर वहां से जाने लगते हैं और सिस्टर यंगशु के ट्विंस को भी चर्च आने को इनवाइट करती है। अब यंगशु और क्लोई अंदर आकर हॉस्टेज को ढूंढते हैं और उन्हें हॉस्टेज कहीं भी नहीं मिलता है तो उनको लगता है कि उनके ट्विंस में से किसी ने हॉस्टेज को आज़ाद किया है। फिर हम क्लास प्रेसिडेंट को देखते हैं जिसका नाम जे है और जियू उसे मिडिल फिंगर दिखाती है और जियोन और मीन को देखते हैं जहां जियोन बताता है कि उसने मीन की सारी ऑनलाइन फोटोज में वायरल्स डाल दिया है और कोई भी उसे क्लिक करेगा तो उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, जिसपे मीन उसको जीनियस कहती है। तभी जियू आकर जियोन को नई गर्लफ्रेंड मिलने पर मॉक करती है। फिर जियू को जे मिलने के लिए बुलाता है और बताता है कि वह इस गर्ल सेलिंग स्कूल का सिर्फ मैनेजर है। फिर जे जियू को एक यूएसबी देता है और साथ ही उसको ऑफर करता है कि वह क्रिप्टो करेंसीज में बहुत पैसे कमा सकती है अगर वह इनके गंदे कामों में साथ दे। तभी जियोन आता है और जियू को ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। अब जियू के जाने के बाद जियोन कहता है कि वह जे को देख लेगा। अब मेन यंग डिटेक्टिव केन को बताता है कि यूजिन को सीसीटीवी में फॉलो करने वाला इंसान पकड़ा गया है, मगर यह मेंटली चैलेंज लड़का लगता है और जिसके शूलेस भी बांधने का तरीका नहीं है। कैंग को लगता है कि यह डूमवेल्पर नहीं हो सकता। अब यह फॉलोवर बताता है कि वह सिर्फ यूजिन का फोन उठाकर उसे देने जा रहा था, मगर वह डर के भाग गई और कोई दूसरा कैप पहना हुआ आदमी यूजिन को ले गया। वही दूसरी तरफ डूमवेल्पर का घर दिखाते हैं जहां विक्टिम का न्यूज़पेपर कटिंग होता है, जहां वो उस आदमी के साथ साथ उसके कार को भी अपने घर लेके आते हैं, लेकिन अब कोई उसे आज़ाद कर चुका था।
फिर घर पे देखते हैं जहाँ ग्रैंडपा सबको एक एक क्वेश्चन करने का राइट देते हैं और वही जियू अपने मॉम से पूछती है कि वह सब ऐसा क्यों करती है, जिसपे यंगशु बताती है कि वह उन सबको सेफ रखने के लिए ऐसा करती है। अब जियोन क्वेश्चन करता है कि क्या वह ब्रेन हैकिंग स्किल सीख सकता है, जिसपे ग्रैंडपा बताते हैं कि यह सिर्फ यंगशु ही कर सकती है। अब क्लोई अपने टर्न पे पूछता है जियो से कि क्या तुमने उस हॉस्टेज को रिलीज कर दिया है, मगर जियो बताती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब यंगशु अपने हिस्से का क्वेश्चन जियो को करने देती है, जिस पर जियो पूछती है कि यंगशु है कौन और वह यह सब क्यों करती है। तो ग्रैंडपा, क्लोई और यंगशु अपने मार्क दिखाते हैं और अपनी स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में बताते हैं, जहां वह अनाथ बच्चों को पकड़कर स्पेशल स्किल सिखाते हैं। अब फ्लैशबैक दिखाने पर टीनएज यंगशु और दो न्यूबॉर्न बेबी को लेकर टीनेज क्लोई के साथ भाग गए थे। मतलब कि यह सब ट्रेनिंग से भागे हुए थे, जहां इनको बहुत ही स्किल सिखाई जाती थी और यह इसलिए इंटरनेट पे कहीं भी अवेलेबल नहीं रहते हैं ताकि वह ट्रेनिंग के मेंबर्स इनको ट्रैक ना कर सके। ग्रैंडपा कहते हैं कि पास्ट के बजाय उनको प्रेजेंट पे रहना चाहिए और हॉस्टेज पुलिस को कॉल ना कर दे, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तभी हॉस्टेज का कॉल आता है। वह कहता है कि उसके पास यंगशु की क्राइम की रिकॉर्डिंग है, साथ ही वह रिकॉर्डिंग खुद देखता है जिसमें कोई भी क्राइम नहीं होता है। तो हॉस्टेज ने बताता है कि वह डूम वेल पर है और इन लोगों को अपनी कार की डिग्गी देखने को कहता है, जहां इन्हें यूजिन की डेड बॉडी मिलती है। यंगशु कहती है कि वह डूम वेल पर नहीं हो सकता और कॉल काट देती है, जिससे डूम वेल पर हैरान हो जाता है। अब जियू कहती है कि उन्हें पुलिस को कॉल करनी चाहिए, मगर ग्रैंडपा कहते हैं कि हॉस्टेज खुद एक क्रिमिनल है तो वह पुलिस को नहीं बताएगा, यह लोग भी नहीं बता सकते। उन्होंने किसी को हॉस्टेज बनाया था। अब पूरी फैमिली मिलकर कार को अच्छे से साफ करने लगती है ताकि कोई फिंगरप्रिंट ना मिले और यह लोग डिसाइड करते हैं कि कार को डेड बॉडी के साथ ठिकाने लगा देंगे। और ग्रैंडपा ने सारे सीसीटीवी कैमरा नोट कर रखे थे, तो उन्हें पता चलता है कि किस रास्ते से कैसे जाना है। यह लोग काफी फनी कॉस्ट्यूम पहनते हैं और रास्ते में जहाँ सीसीटीवी नहीं होता है वहाँ रुककर यूजिंग के लिए प्रे करते हैं और कार को टो करते हुए पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट डे पुलिस को कार में नोट मिलता है, इस विक्टिम को उसके फैमिली तक पहुंचा दो। ग्रैंडपा और जियू न्यूज में देखते हैं कि किलर ने कार में डेड बॉडी पहुंचा दी है और सीसीटीवी में फनी कॉस्ट्यूम पहने हुए कुछ लोग दिखाई देते हैं। फिर ट्विंस के स्कूल जाने के बाद यंगशु देखती है कि जियू ने आज उसका दिया हुआ नाश्ता पूरा फिनिश किया था, मतलब कि अब वो अपनी मॉम के साथ ठीक होने लगी है। यंगशु अब ग्रैंडपा को बताती है कि वो जानती है कि हॉस्टेज को ग्रैंडपा ने ही रिलीज किया था, मगर ग्रैंडपा ने डूम वेल्पर को रिलीज क्यों किया था ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर क्लोई ट्विंस के साथ यंगशु को भागने के लिए कहता है और वापस डैड को बचाने के लिए जाता है। मतलब उसी जगह पे जहां बच्चों को स्किल सिखाई जाती थी, वही यंगशु अपने बच्चों को प्रॉमिस करके वापस अंदर आती है, जहां वो ग्रैंडपा से मिलती है। क्लोई अंदर मॉम के पास है। फिर वह एहन के पास आती है, जहां क्लोई बेहोश पड़ा हुआ था, मगर एहन क्लोई को लेकर जाने से मना करती है, धमकी देती है कि अगर वो बाहर गई तो वो उसका जीना हराम कर देगी। फिर वह यंगशु और क्लोई पर गन पॉइंट करती है और तभी यंगशु दोबारा से पैर जमीन पर मारकर अटेंशन कह देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने क्यूटाई को हिप्नोटाइज करने के लिए किया था। अब एहन गन को अपने ही खुद के ऊपर अपने मुंह में अंदर रख लेती है। इसी के साथ फ्लैशबैक यहाँ पर रुक जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में ग्रैंडपा बताते हैं कि उन्हें पता था कि वह हॉस्टेज ड्रूमवेल पर है और उन्होंने पहले ही उसकी कार के डिग्गी में उस डेड बॉडी को देखा था, मगर उसकी रिलीज करने के बाद पहली दफा इनकी फैमिली में यूनिटी आई है और खुद को बचाने के लिए ये पहली बार असली फैमिली की तरह रहने लगे हैं। इसीलिए वह उस किलर को पुलिस से पकड़वाने के लिए एक दूसरे का साथ देंगे। अब क्लोई भी सुन लेता है और यंगशु को कहता है कि बच्चों को इससे इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। इसी के साथ दोबारा फ्लैशबैक दिखाते हैं, जहां एहन अपनी गन को खुद से हटाकर बल्ब पर चला देती है। यंगशु, क्लोई, ग्रैंडपा वहां से भाग जाते हैं, मतलब कि एहन अभी भी जिंदा है। अब प्रेजेंट टाइम में स्कूल में देखते हैं, जहां जियू क्लास में अनाउंस करती है कि क्यूटाई ने अब तक जिसको भी ब्लैकमेल किया है वो जियान से मदद ले सकती है, अब कोई भी बुली नहीं होगा। फिर जियू क्लास के प्रेसिडेंट से मिलती है और उसे यूएसबी वापस कर देती है और उसे धमकी देती है। अब रात में ये लोग एक अच्छी फैमिली की तरह साथ में डिनर करते हैं। यंगशु ने जैसा जियन को वादा किया था, उसने उसे लैपटॉप गिफ्ट करती है और जियू
को हमेशा फोटोज क्लिक करने तक मना किया जाता है, इसीलिए वह उठकर वहां से चली जाती है। फिर रात में जियोन के रूम को देखते हैं जहां उसके पास ऑलरेडी 2 लैपटॉप्स है और वो हैकिंग का मास्टर है, जहां वो जे के बनाई हुई वेबसाइट को हैक कर लेता है, जहां यंग बॉय नाम से एक आईडी मिलती है। यही है इस बिजनेस का असल बॉस। जियोन को यहाँ एक नई विक्टिम सन दिखाई देती है और रिसर्च करने पर पता चलता है कि यंग बॉय का आईडी के पीछे नोवेन होता है और इस टाउन का डायरेक्टर है और सन इसी की सेक्रेटरी है जिसको यह यूज करता है और इसकी गंदी वीडियोस बनाकर उसे सेल भी करता है। वही हम हॉस्टेज के देखते हैं जिसके पाँव में क्रॉस का ब्रेसलेट पहना हुआ होता है और यह इंटरनेट पर क्यू टाई के बारे में सर्च करता है क्योंकि इसने यंगशु के घर पर क्यू टाई को अपनी तरह बंधा हुआ दिखा था। तो हॉस्टेज को क्यू टाई के फादर डिकेन के बारे में पता चलता है। फिर डिकेन जो क्यू टाई को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था, मगर क्यू टाई तो अधमरा हो चुका था, वह बीमार लगता है, वह खा नहीं पाता, तो डॉक्टर के पास वो ले जाता है उसे। फिर जैसे ही वहाँ पहुँचता है हॉस्टेज डिकेन को कॉल करता है और यंग सू और क्यूटाई की वीडियो सेंड करता है जिस पर डॉक्टर बताता है कि क्यूटाई को हिप्नोटाइज किया गया था। यह फिजिकली ठीक है मगर मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है। फिर हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो सीसीटीवी में यंगशु की वैन को देखता है और उसे समझ आता है कि येलो वैन किसी के डे केयर वगैरह की होगी। तभी मैन यंग नोट करता है कि इस पे परफेक्ट इवेंट लिखा हुआ है। एक्चुअली में परफेक्ट इवेंट है जो इवेंट क्लिनिक का नाम है यंगशु के। अब क्लिनिक के बाहर एक बीमार कैट होती है जिसको सन खाना खिलाती है। क्लोई देखकर फील करता है कि सन बहुत दुखी है। फिर यंगसू को हॉस्टेज का कॉल आता है, वह यंगसू को डराने की कोशिश करता है। उसने डिकन को यंगसू के वीडियो दे दी थी। दूसरी तरफ डिकन को देखते हैं जो सब कुछ सिस्टर ओ को बता रहा होता है और सिस्टर ओ बहुत ही कंसर्न शो करती है जैसे कि क्यूटाई उनका ही बेटा हो और क्यूटाई भी उस सिस्टर को मॉम कहता है। और डीकन किसी नाइट क्लब को खरीदने के चक्कर में आता है और हमें पता चलता है कि डीकन अब चर्च जाने लगा है, लेकिन वो पहले गैंगस्टर हुआ करता था। डिटेक्टिव परफेक्ट इवेंट का पता लगाकर क्लिनिक पहुंच जाता है। वह उन्हें वैन का फोटो दिखाते हुए कहता है कि यह तुम लोग की वैन है तो रजिस्टर क्यों नहीं है, जिसपे ग्रैंडपा झूठ बोलते हैं कि किसी ने उनसे उधार लिया था और उसने पैसे नहीं चुकाए, इसीलिए उन्होंने उसकी गाड़ी उठा ली, इसलिए अभी तक रजिस्टर नहीं करवाई गई थी। अब डिटेक्टिव कैंग को हॉस्टेज का कार दिखाकर पूछता है कि ये न्यूज में देखी होगी, मगर ये लोग उस कार को पहचानने से इनकार कर देते हैं। इसी फोटो को लेकर लोगों की फनी कॉस्ट्यूम देखकर ग्रैंडपा कहते हैं कि ऐसी कॉस्ट्यूम इस टाउन के नाइट क्लब में लोग पहनते हैं। अब डिटेक्टिव नाइट क्लब के लिए निकलता है मगर वो वैन पर एक डेंट देखता है, इससे उसको लगता है कि शायद इस वैन का एक्सीडेंट हुआ है। अब यह दोनों डिटेक्टिव नाइट क्लब आते हैं जहां अभी अभी डिकन ने ओनर को अपने आदमियों से पिटवा कर ये नाइट क्लब खरीद लिया था। डिटेक्टिव कैंग फोटो के कॉस्ट्यूम दिखाता है जिस पर डिकन बताता है कि उसने इलीगल काम छोड़ दिए हैं। तभी कैंग की नज़र डिकन के ब्रेसलेट पर जाती है जिस पर क्रॉस बना हुआ था, क्योंकि ऐसा ही ब्रेसलेट कैंग की मिसिंग गर्ल यूजिन ने भी पहना हुआ था। यह ब्रेसलेट एक्सप्रेशन चर्च को लोगों को मिलता है। अब क्लिनिक में यंगशु डिस्कस करती है कि डिकन को सब कुछ पता चल चुका है, कहीं वो ट्विंस को नुकसान न पहुंचाए। अब स्कूल में देखते हैं जामिन जियू के पास मेकअप लेकर आती है ताकि जियू को उसको अपने स्टाइल से रेडी कर सके। फिर जियोन को देखते हैं जो जय को मिलने बुलाता है और उसको बताता है कि वो नेवन के बारे में सब कुछ जानता है और वह इन दोनों को मजा चखा कर रहेगा। दूसरी तरफ वह नोवेन को देखते हैं जो एक्चुअली में सिस्टर ओ का हस्बैंड है और नोवेन अपने ड्राइवर को बेवजह मारता है और औकात दिखाता है। पर क्लिनिक दिखाते हैं जहां यंगशु जीहॉन को कॉल करती है और वह नोवेन के बारे में सब कुछ बताता है। तभी क्लिनिक के बाहर शेन आती है और क्लोई और यंगशु उसकी मजबूरी पूछते हैं, जिसपे सन बताती है कि उसका बाप नोवेन के पास ड्राइवर है और वह उसकी सेक्रेटरी है और उनको पूरी बात बता देती है। तभी डिकन का फोन आता है। उसने यंगशु के दोनों बच्चों को उठा लिया है, मगर जियू घर वापस आती है। मतलब कि जब जियोन और मीन वॉक कर रहे थे तो डिकन के आदमियों ने मीन को जियू समझकर उठा लिया है क्योंकि उसने जियू जैसा गेटअप किया था। अब डिकन इन लोगों को जियू को भेजने को कहता है, जिस पर क्लोई कहता है कि वह मीन और जियन को बचाकर ले आएगा। अब यंगशु सन की हेल्प करने के लिए उस होटल के लिए निकल जाती है जहां पर नोवेन
सीन को मिलने के लिए बुलाया था। नोवेन रूम को दरवाजा खोलता है और यंगशु कहती है कि वह सन की जगह पर आई है उसका दिल बहलाने, लेकिन यंगशु उसे बेहोश कर देती है। अब क्लोई डेकिन के पास जाता है और वहाँ यंगशु को कॉल पर बताता है कि जीहान ठीक है। और अब यंगशु कहती है कि किसी को जान से मत मारना। और अब क्लोई की स्पेशल पावर सामने आती है और वह जियोन और मेन के वॉर्न करता है और बहुत ही वायलेंस होने वाला है। तो जल्दी से गैस करो कि क्लोई क्या करने वाला है और उसकी स्पेशल पावर क्या होगी।